हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई इंसान एक बहुत ही महंगा एकदम नया स्मार्टफोन खरीदता है तो बाहर से वो डिवाइस बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल एकदम चमकता हुआ। हाँ, एकदम चमक रहा होता है, डिज़ाइन बेहतरीन होता है और कैमरा तो एकदम एडवांस होता है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि उस चमचमाते नए हार्डवेयर के अंदर कोई 10 साल पुराना धीमा और वायरस से भरा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाए। अरे फिर तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। सही बात है। क्या होगा? वो फ़ोन बार बार हैंग करेगा, छोटी छोटी कमांड्स पर अटक जाएगा और बिना कोई बड़ा काम किए ही उसकी बैटरी तुरंत खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मतलब बाहर का हार्डवेयर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अंदर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो वो मशीन कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकती। एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। शुक्रिया। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत साफ है। हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की नहीं बल्कि इंसानों के इनर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो कि बहुत जरूरी विषय है। हाँ, आज के हमारे दस्तावेज एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जिसे 12 शक्तियां या 12 पावर्स कहा गया है। ये कोई असाधारण चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इन तीनों को एक साथ एक ही समय पर अपग्रेड करने का दावा करता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जीवन में सिर्फ छोटे मोटे सुधार करने की बात नहीं करता, बल्कि जड़ से एक पूरा रूपांतरण या जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं वो लाने पर केंद्रित है। मतलब एक पूरा का पूरा बदलाव। जी बिल्कुल। देखिए, आज की दुनिया में हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। लोग अक्सर इसी उलझन में रहते हैं कि पहले अपनी सेहत सुधारें या करियर पर ध्यान दें या मानसिक शांति खोजें। हाँ ये तो है, सब कुछ एक साथ करना बहुत मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली और ये 12 शक्तियों वाला सिस्टम इंसान को इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बाहर निकालता है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि बिना घबराए, बिना बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझे, मात्र 12 हफ्ते रोजाना सिर्फ 1 घंटा देकर कोई भी व्यक्ति अपना सबसे बेहतरीन और अजेय संस्करण बन सकता है। क्या बात है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत सबसे बुनियादी ढांचे से होती है और वो है इंसान की आंतरिक मशीनरी, यानी उसका स्वास्थ्य। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी जब हम स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करते हैं तो आम धारणा यही होती है कि बस जिम जाना है या कोई बहुत सख्त डाइट फॉलो करनी है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक ये 12 शक्तियां सिर्फ सीखी जाने वाली स्किल्स नहीं हैं, ये एक पूरा इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ये शक्तियां जागृत होती हैं तो सबसे पहला प्रभाव शरीर पर नहीं बल्कि मन पर पड़ता है। जी, मन स्थिर होने लगता है। सही कहा है। और आज के समय की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जैसे तनाव, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी, वे स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। और यहीं पर अनुशासन और फोकस एक ऐसी मजबूत दिनचर्या का निर्माण करते हैं जहां व्यायाम करने या सही भोजन चुनने के लिए हर दिन संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। मन के स्थिर होने और शरीर के स्वस्थ होने के बीच एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। मैं बताती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, जब किसी इंसान का दिमाग लगातार ओवरथिंकिंग या एंजाइटी में उलझा रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है। अच्छा, कॉर्टिसोल। हाँ, ये हार्मोन शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है, जो असल में बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखता है। मतलब शरीर लगातार अलर्ट पर रहता है। बिल्कुल, यही कारण है कि जो व्यक्ति दिन भर बस कुर्सी पर बैठा रहता है वो भी शाम तक खुद को शारीरिक रूप से पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है। अरे हाँ, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है। जी, उसका शरीर इसलिए नहीं थका क्योंकि उसने कोई शारीरिक मेहनत की है, बल्कि इसलिए थका है क्योंकि उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा था। लेकिन जब इन 12 शक्तियों के माध्यम से अनुशासन और फोकस आता है तो वो मानसिक शोर शांत हो जाता है, कोर्टिसोल का स्तर गिरता है। ये तो बिल्कुल उसी स्मार्टफोन के बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। जी, एकदम वैसा ही है। हमारे दिमाग में जो ओवरथिंकिंग या चिंता चलती रहती है वो फोन के बैकग्राउंड में चलने वाले उन बेकार ऐप्स की तरह हैं जो चुपचाप सारी बैटरी सोख लेते हैं। सही कहा। जब इस इनर सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है और उन बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर दिया जाता है तो बैटरी यानी इंसान की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पूरे दिन चलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से जब मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है तो ऊर्जा का ये रिसाव बंद हो जाता है। और जब ये ऊर्जा का रिसाव बंद होता है ना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। दिमाग और शरीर का
अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं। जी हाँ, देखिए जब मन में शोर होता है तो शरीर कुछ और करना चाहता है और दिमाग किसी और ही चिंता में उलझा रहता है। उदाहरण के लिए शरीर को आराम की जरूरत होती है लेकिन दिमाग कल की मीटिंग के बारे में सोचकर सोने नहीं देता। हाँ, ये इंसोम्निया का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। जब ये फोर स्टॉप काम करता है तब जाकर इंसान का दिमाग और उसका शरीर एक ही दिशा में काम कर पाते हैं। जब ये अलाइनमेंट होता है तो व्यक्ति सुबह उठकर व्यायाम करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर का मोहताज नहीं रहता। अच्छी सेहत एक संघर्ष से बदलकर एक स्वाभाविक आदत बन जाती है। ये एक बहुत ही तार्किक और सीधा कनेक्शन है। अगर बैकग्राउंड के सारे फालतू ऐप्स बंद हो गए हैं और बैटरी फुल है तो ये ऊर्जा बच तो गई। जी, बच गई। पर अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इस नई बची हुई ऊर्जा का होता क्या है? ये ऊर्जा जाती कहाँ है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस रिसर्च में बताया गया है कि ये दिशा ही नहीं भटकती बल्कि सीधे तौर पर वेल्थ यानी धन और करियर में उत्पादकता को जन्म देती है। हाँ, इसमें स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्य निर्धारण यानी गोल ओरिएंटेशन और फोकस के साथ काम करने से इंसान को एक बहुत ही स्पष्ट दिशा मिलती है। बिल्कुल। ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? इस फ्रेमवर्क में एक दावा किया गया है कि ऐसा होने पर उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी 2 गुना से लेकर 5 गुना तक बढ़ सकती है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई इंसान 5 गुना ज्यादा काम कैसे कर सकता है। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, समय को तो खींचा नहीं जा सकता। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो क्या व्यावहारिक रूप से किसी का आउटपुट इतना बढ़ सकता है या ये सिर्फ एक किताबी बात है? नहीं, ये उलझन बहुत ही जायज है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जब हम उत्पादकता को 5 गुना बढ़ने की बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत काम के घंटों को 5 गुना करने की सोचने लगता है, जो कि बिल्कुल असंभव है। वही तो। लेकिन ये घंटों को गुना करने का गणित नहीं है, ये फोकस के बिखराव को रोकने का विज्ञान है। इसे कॉग्निटिव साइंस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की समस्या कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? जी, जब एक सामान्य इंसान काम करते हुए हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करता है, ईमेल देखता है या सोशल मीडिया पर जाता है, तो उसका दिमाग एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है। हाँ, ये तो आजकल सबकी आदत है। और हर स्विच के बाद वापस पुराने काम पर पूरा ध्यान लगाने में दिमाग को औसतन 20 से 23 मिनट लगते हैं। इसे कॉग्निटिव पेनाल्टी कहा जाता है। अरे बाप रे! मतलब इंसान को लगता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन असल में उसका ज्यादातर समय सिर्फ एक काम से दूसरे काम के बीच दिमाग को सेट करने में बर्बाद हो रहा है। ठीक, यही बात है। और यहाँ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी नाम की शक्ति प्रवेश करती है। अच्छा। जवाबदेही का मतलब सिर्फ किसी और को जवाब देना नहीं है, बल्कि बहानों के चक्र से बाहर आना है। एक आम व्यक्ति किसी काम को करने से ज्यादा ऊर्जा और समय इस बात में लगा देता है कि वो काम क्यों नहीं हो सकता या उसे टालने के क्या बहाने हो सकते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब अकाउंटेबिलिटी और फोकस एक प्राकृतिक स्वभाव बन जाते हैं तो फैसले लेने की गति तेज हो जाती है। ये फ्रिक्शन या घर्षण को खत्म करने की प्रक्रिया है। घर्षण को खत्म करना? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी गाड़ी को ब्रेक लगाकर चलाया जा रहा हो और अचानक ब्रेक हटा दिए जाएं, तो बिना कोई अतिरिक्त इंजन पावर लगाए भी गाड़ी की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। क्या बात है! ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि आउटपुट 5 गुना कैसे होता है। इसमें समय नहीं बढ़ाया जा रहा है बल्कि रुकावटों को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसी सेक्शन में 2 और शक्तियों का जिक्र है। अनुकूलन क्षमता जिसे अडैप्टेबिलिटी कहते हैं और लचीलापन यानी रेजिलियंस। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो हताश होकर हफ्तों तक अपना काम धीमा कर देता है या नई चीजें आजमाने से डरता है। हाँ, असफलता से लोग डर जाते हैं। लेकिन अडैप्टेबिलिटी इंसान को नए अवसरों को पकड़ने के काबिल बनाती है और रेजिलियंस के कारण असफलताएं इंसान को रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है। एकदम सही। तो जब कोई व्यक्ति बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी जवाबदेही के साथ और असफलताओं से बिना डरे काम करता है तो वेल्थ क्रिएशन और करियर में उछाल आना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक तय गणित है। और ये तय गणित इसलिए काम करता है क्योंकि व्यक्ति का दिमाग अब विफलता को एक खतरा या थ्रेट के रूप में नहीं देखता बल्कि उसे एक डेटा के रूप में देखता है। ओहो, थ्रेट की जगह डेटा। जी, रेजिलियंस इंसान के न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बदल देता है। जब असफलता सिर्फ एक फीडबैक बन जाती है तो दोबारा प्रयास करने के बीच का जो समय है
जिसे हम हताशा का समय कहते हैं, वो हफ्तों से घटकर कुछ घंटों या मिनटों का रह जाता है। ये तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, यही वो तेज गति है जो सीधे तौर पर वित्तीय स्थिरता और करियर की ऊंचाइयों को जन्म देती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। हमने अक्सर समाज में देखा है कि जब ये घर्षण खत्म होता है, उत्पादकता बढ़ती है और बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो इसके साथ ही मानसिक शांति गायब हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है। कई लोग बहुत सारा पैसा और अच्छी सेहत होने के बाद भी अंदर से एक गहरा खालीपन महसूस करते हैं। ये 12 शक्तियों वाला फ्रेमवर्क इस सक्सेस ट्रैप या सफलता के जाल को कैसे तोड़ता है, ये समझना बहुत अहम है कि बाहरी चीजों पर निर्भर हुए बिना सच्ची खुशी कैसे पैदा होती है। इस फ्रेमवर्क का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यही है कि ये खुशी को बाहरी उपलब्धियों से अलग कर देता है। इसमें आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की गई है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अच्छा। जी, मनोविज्ञान में 2 तरह की प्रेरणाएं होती हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी और इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक। बाहरी प्रेरणा वो है जहां व्यक्ति पैसे, पद या समाज की वाहवाही के लिए काम करता है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें समस्या ये है कि जैसे ही वो लक्ष्य मिलता है, डोपामाइन का स्तर गिर जाता है और इंसान फिर से खालीपन महसूस करता है। अच्छा, इसीलिए वो खुशी टिकती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आंतरिक प्रेरणा में खुशी काम को करने की प्रक्रिया में ही होती है। जब प्रेरणा अंदर से आती है तो खुशी के लिए कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी लक्ष्य के पूरे होने का मोहताज नहीं रहता। और जब इंसान अपनी ही प्रगति और प्रक्रिया पर केंद्रित होता है तो दूसरों से तुलना करने की वो जहरीली आदत भी अपने आप खत्म हो जाती है, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में दुख का सबसे बड़ा कारण है। सही कहा आपने। इसके साथ ही यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका की गहराई भी समझ में आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे ट्रिगर्स और हमारे रिएक्शन के बीच का वो 1 सेकंड का ठहराव है। जी, वो ठहराव बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार होता है तो वो गुस्से, डर या निराशा में तुरंत अंधी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो स्थिति को समझकर सही चुनाव करता है, जिससे उसके निजी और व्यावसायिक रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं। और इसी ठहराव से जन्म लेता है धैर्य या पेशेंस। धैर्य, हाँ। देखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। ये इंतजार करते समय अपने रवैये को सकारात्मक रखने की क्षमता है। क्या बात है, बहुत सही परिभाषा है ये। जी, धैर्य फ्रस्ट्रेशन को खत्म करके शांति लाता है। इसके साथ जब ग्रोथ माइंडसेट जुड़ता है तो व्यक्ति को हर दिन ये एहसास होता है कि वो सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ मुझे इस दस्तावेज की एक और बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है, जिसे कनेक्शन पावर या शक्तियों का जादुई तालमेल कहा गया है। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये बताता है कि ये 12 शक्तियां अलग अलग द्वीपों की तरह काम नहीं करती, बल्कि ये आपस में मिलकर एक सिनर्जी इफेक्ट पैदा करती है। इसे अगर फाइनेंस की दुनिया के चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के नजरिए से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। जिस तरह निवेश में पैसे पर पैसा जुड़कर समय के साथ एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, उसी तरह जब लक्ष्य और प्रेरणा जैसी 2 शक्तियां आपस में जुड़ती हैं तो जीवन में दिशा और ड्राइव का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये सिनर्जी ही असल में स्थायी परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए सिर्फ अनुशासन होने से व्यक्ति कुछ दिन जिम जा सकता है, लेकिन जब अनुशासन के साथ फोकस जुड़ता है तो उसका परिणाम सिर्फ एक बार की सफलता नहीं बल्कि लगातार सफलता होता है। लगातार सफलता, सही बात है। इसी तरह जब लचीलापन और धैर्य एक साथ आते हैं तो ये सुनिश्चित होता है कि इंसान छोटी मोटी हार से टूटेगा नहीं और लंबी रेस जीतेगा। बहुत खूब। जब आत्मविश्वास और जवाबदेही आपस में मिलते हैं तो केवल सोचने के बजाय शक्तिशाली एक्शन पैदा होता है। ये एक के बाद एक जुड़कर एक ऐसा मोमेंटम या गति बना देता है जिसे तोड़ना बाहरी दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से सच्ची खुशी का जन्म होता है। जब दिशा स्पष्ट हो, काम में लगातार सफलता मिल रही हो, रिश्ते मजबूत हों और इंसान खुद के प्रति जवाबदेह हो, तो एक ऐसी गहरी शांति उत्पन्न होती है जो शेयर मार्केट के गिरने या किसी प्रोजेक्ट के फेल होने जैसे बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। बिल्कुल, वो आंतरिक शांति होती है। बिल्कुल। लेकिन अब इस पूरी चर्चा का सबसे व्यावहारिक और मुश्किल सवाल सामने आता है। ये सब सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ही आदर्श लगता है जी, लेकिन असल जिंदगी में जहां हर किसी के पास पहले से ही जिम्मेदारियों का पहाड़ है, वहां एक साथ 12 शक्तियों को जड़ाने की बात करना किसी को भी घबराहट से भर सकता है। मतलब इसे वास्तविक जीवन में बिना ओवरवेल्म हुए लागू कैसे किया जाए।
इस फ्रेमवर्क के लेखकों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि मानव मस्तिष्क अचानक होने वाले बड़े बदलावों का विरोध करता है। हाँ, वो पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहता है। एग्जैक्टली इसीलिए इसे लागू करने की प्रक्रिया को द 10% प्रोसेस के नाम से बहुत ही सरल टाइमलाइन में बांटा गया है। इसे जागरूकता से लेकर महारत तक ले जाने के 3 स्पष्ट चरण बनाए गए हैं। 3 चरण। जी, पहला चरण मात्र 12 दिन का है। इसमें इंसान को अपनी दिनचर्या में कोई बड़ा उलटफेर नहीं करना है। मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं। हर दिन सिर्फ एक शक्ति के बारे में पढ़ना और उसे गहराई से समझना है। इसे अवेयरनेस या जागरूकता का चरण कहा गया है, क्योंकि जब तक दिमाग किसी नए कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ नहीं लेता, वह उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, तो उसके बाद दूसरा चरण आता होगा, जो असली एक्शन प्लान है। बिल्कुल। जो कि अगले 12 हफ्ते तक रोजाना 1 घंटा, जिसे आवर ऑफ पावर कहा गया है, ये इन शक्तियों के सक्रियकरण या एक्टिवेशन का चरण है। जी। और फिर तीसरा चरण है 12 महीने का, जहां व्यक्ति हर महीने एक शक्ति पर गहराई से काम करता है ताकि वो उसकी आदत का स्थायी हिस्सा बन जाए, जिसे महारत या मास्टरी कहा गया है। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया में सीखने के 5 बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। देखना, पढ़ना, लिखना, करना और महसूस करना, जिसमें ध्यान और विजुअलाइजेशन शामिल है। विजुअलाइजेशन। जी। इस पूरे सिस्टम का अंतिम परिणाम एक आइडेंटिटी शिफ्ट के रूप में बताया गया है। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, यानी इंसान की सोच मैं ऐसा ही हूँ से बदलकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ में तब्दील हो जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक और बड़ा सवाल है। क्या सवाल है? क्या सच में रोजाना सिर्फ 1 घंटा यानी आवर ऑफ पावर देने से किसी इंसान की जीवन भर की बनी हुई पहचान या आइडेंटिटी बदल सकती है? मेरा मतलब है, 1 घंटा इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? हम अक्सर ये मानते हैं कि जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए हमें अपना सब कुछ छोड़कर कोई तपस्या करनी पड़ेगी या रोजाना 10 घंटे कुछ नया करना होगा। हाँ, फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदतों का विज्ञान कुछ और ही कहता है। बड़े और स्थायी बदलाव रातों रात या अचानक किए गए बड़े प्रयासों से नहीं आते। वे छोटे लेकिन निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होते हैं। कंसिस्टेंसी। जी, कंसिस्टेंसी। जब कोई व्यक्ति 12 हफ्ते तक रोजाना 1 घंटा बिना किसी रुकावट के खुद पर काम करता है, तो वो केवल कुछ नया सीख नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़कर नए पाथवे बना रहा होता है। अच्छा, दिमाग का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। बिल्कुल। ये 1 घंटा दरअसल मस्तिष्क को ये सबूत देने का काम करता है कि ये नया अनुशासन कोई एक दिन का जोश नहीं, बल्कि अब यही नई सामान्य स्थिति या बेसलाइन है। मतलब इंसान अपने ही पुराने सिस्टम को हर दिन ये साबित कर रहा है कि अब नया अपडेट इंस्टॉल हो चुका है और वो सफलतापूर्वक रन कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और जब ये 1 घंटे का रोजाना का अनुशासन 12 महीनों की निरंतरता में बदल जाता है, तो पहचान में बदलाव या आइडेंटिटी शिफ्ट एक वैज्ञानिक वास्तविकता बन जाता है। क्या बात है। तब अनुशासन कोई बाहरी संघर्ष नहीं रह जाता, वो जीवन शैली बन जाता है। किसी काम पर फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। स्वाभाविक हो जाता है सब कुछ। जी। और सबसे बड़ी बात, इंसान का आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं रहता, जिसे फेक इट टिल यू मेक इट कहा जाता है। वो उसकी असली प्रामाणिक पहचान बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सच में बहुत तार्किक और शक्तिशाली है। अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि इन 12 शक्तियों का जागरण इंसान को टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, डर और आलस के चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। बिल्कुल निकालता है। ये इंसान को परिस्थितियों के सामने केवल प्रतिक्रिया देने वाले एक रिएक्टिव व्यक्ति से बदलकर अपनी परिस्थितियों को खुद अपनी शर्तों पर गढ़ने वाले एक प्रोएक्टिव और अपग्रेडेड वर्जन में तब्दील कर देता है। जी हाँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का ये जो प्राकृतिक और स्थायी तालमेल बनता है, वही वास्तव में एक अबंडेंस लाइफ या प्रचुरता से भरा जीवन है। और इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ यही है कि असली परिवर्तन कोई एक दिन घटने वाली चमत्कारिक घटना नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है पूरा। जी। जब दिशा, अनुशासन और आंतरिक ड्राइव तीनों एक साथ सक्रिय होकर कंपाउंड होने लगते हैं, तो इंसान अपने पुराने सीमित रूप को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए धरातल पर पहुंच जाता है।
फिर असफलताएं या चुनौतियां उसे तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल। आज हमने उस हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश की है जो इंसान के आंतरिक सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का विज्ञान पेश करता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले महंगे फोन की एनालॉजी दी थी, जिसे एक नए अपडेट की सख्त जरूरत थी, हमने देखा कि कैसे ये 12 शक्तियां उस फोन के पुराने हैंग होने वाले सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीबूट करके उसे उसकी 100% क्षमता तक ले जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विचार सामने आता है, जो उस आइडेंटिटी शिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा है। इस पूरे फ्रेमवर्क का दावा है कि शक्तियां इंसान की पहचान को मैं ऐसा ही हूं से मैं कुछ भी कर सकता हूं में बदल देती हैं। हाँ, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिस्टम इतना ही तार्किक और स्पष्ट है तो ज्यादातर लोग इसे अपना क्यों नहीं पाते? क्या यह संभव है कि इंसान अपनी वर्तमान सीमाओं, अपने बहानों और अपनी कमजोरियों से केवल इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि वो अपनी उस पुरानी पहचान को खोने से डरता है? ये एक बहुत ही कड़वा सच हो सकता है। हाँ, भले ही वो पुरानी पहचान, वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार नुकसान पहुंचा रहा हो, विकास को रोक रहा हो और मानसिक शांति छीन रहा हो, फिर भी क्या इंसान उसे छोड़ने से सिर्फ इसलिए घबराता है क्योंकि वो उसी का अभ्यस्त हो चुका है? क्या उस परिचित दुख में एक अजीब सा कंफर्ट है जिसे इंसान छोड़ना नहीं चाहता? ये तो बहुत गहराई वाली बात कह दी आपने। ये एक बहुत ही कड़वा सवाल है। क्या हम खुद को एक नए, आज़ाद और शक्तिशाली संस्करण में अपग्रेड करने से ज्यादा ऊर्जा अपने उस पुराने, धीमे और कमजोर रूप को बचाने में लगा रहे हैं? क्या अनजाने में उस खराब ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंसान अपनी असली पहचान मान बैठा है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता रहेगा।